हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर ई शिखर सम्मेलन और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी। मैं आपके साथ शोभना यादव। बहुत बहुत स्वागत अभिषेक जी आपका एबीपी न्यूज पर। आपने हमारे लिए समय निकाला। मोदी 2 का 1 साल पूरा हो गया है और ये पूरा 1 साल खबरों और गहमा गहमी से भरा हुआ रहा। शायद हमारा संपर्क टूट गया है अभिषेक मनु सिंघवी जी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मंच ई शिखर सम्मेलन का हमने सजाया है, आज सुबह से ही तमाम सत्ता पक्ष के दिग्गज और विपक्ष के दिग्गज इस मंच पर आ रहे हैं। 1 साल का क्या आकलन है वो हम आपको लगातार जो नेताओं का वर्जन है वो भी सुनवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत चीन टकराव पर मोदी सक्षम है, मुकाबला होगा तो चीन को हरा देंगे। बीजेपी के राकेश सिन्हा बोले भारत चीन टकराव पर कि अगर टकराव हुआ तो चीन को हरा देंगे। ये अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ राकेश सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर मुकाबला होगा चीन से तो हम चीन को हरा देंगे। तो डिबेट के दौरान राकेश सिन्हा का बड़ा दावा, चीन के साथ जिस तरह से बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है उसको लेकर ये बड़ा बयान राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के द्वारा आया है। लगातार आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि मोदी से उनकी बात हुई है। हालांकि बीजेपी ने केंद्र सरकार ने इसका खंडन किया है कि मोदी का मूड अच्छा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका खंडन किया है। अब बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा का यह कहना है कि भारत चीन टकराव पर हम चीन को हरा देंगे, मुकाबला होगा तो हम चीन को हरा देंगे। ये बड़ा बयान राकेश सिन्हा की तरफ से आया है। अगर मैं लॉकडाउन 5 की बात करूं तो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जो रेड जोन है उन पर हमें ध्यान देना होगा। तो लीजिए अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर क्षमा चाहते हैं, आपसे संपर्क टूट गया। मेरा सवाल आपसे यह है कि मोदी 2 का पहला साल पूरा हुआ है और ये पूरा 1 साल खबरों और गहमा गहमी से भरा हुआ रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी का क्या आकलन है, कितने नंबर देंगे आप इस पूरे 1 साल के फैसलों को? देखिए, नंबर देने के बिजनेस में मैं न हूं, न उसका कोई वैज्ञानिक तरीका है। और फिर आप नंबर को डिस्टॉर्ट कर देंगे तो फिर वो बात बतंगड़ बनेगी। मैं ये जरूर कहूंगा कि 2.0 में वास्तव में सही रूप से 1-2 नंबर भी देने की क्षमता नहीं बनती। जब शुरू किया था 1.0 में तो कुछ मुद्दे थे, सार्क, बिम्स्टेक, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, जहां कुछ नंबर मिल सकते थे। आज इस वर्ष को देखें आप, अगर एक दूर दृष्टि से, अगर एक थोड़ा हटकर और राजनीति को छोड़ भी दें, आप इसका एक ऑब्जेक्टिव अवलोकन करें। नंबर 1, आपने आर्थिक क्या उपलब्धि की है, मैं जानना चाहूंगा आपसे यानी आपके जो लोग देख रहे हैं उनसे। नंबर 2, आपने सामाजिक क्या ही। नंबर 3, राजनीतिक। आप मुझे अगर सिर्फ 1 मिनट दें, 60 सेकेंड। सामाजिक देखिए मैडम, दुराव है, अविश्वास है, अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण है, मतभेद नहीं मनभेद है, और इतनी उथल पुथल मचाई है 1 वर्ष में कि मैं समझता हूं कि कई अरसों से नहीं हुई। आर्थिक में 2 वर्ष 7 क्वार्टर्स, 2 वर्ष में 1 क्वार्टर कम, सीधा पहली बार 2 वर्ष से कंटिन्यूसली हर क्वार्टर, हर तिमाही पे आपकी जीडीपी गिर रही है। ठीक है। अभी हमारे को कोविड के पहले 4% कहा गया है, अब 1 या 0% हो तो हम सौभाग्यवान रहेंगे। एक्सपोर्ट्स 0 पे ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे, मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूं, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं आपको। मैं जनवरी के पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है। मार्च से है कोविड। ये हालत है सामाजिक, ये हालत है आर्थिक। और राजनीतिक में अगर एक सेंटेंस ही बोलूंगा मैं, कि अगर आपका उद्देश्य है कहना कि भाई मैं बहुमत का नेता हूं, मैं पहली बार चाहता हूं कि मैंने पहली बार कर दिया, ये घोषणा होनी चाहिए 70-75 वर्ष के हमारे इतिहास में कि पहली बार मैंने कर दिया, इसलिए मेरा नाम ये है। तो अगर ये उद्देश्य है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका दूरगामी दुष्प्रभाव या अच्छा प्रभाव क्या हुआ उसका अवलोकन करिए। आज अपने आप छाती पे हाथ रख के पूछिए कि कश्मीर में 4 से 14, 10 वर्ष जो आप आर्थिक विकास देखा या पर्यटन के हिसाब से देखा और राष्ट्रीय सुरक्षा के 4 मुद्दों पे देखा आपने, सीज फायर वायलेशंस, सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु, सिविलियंस की मृत्यु इत्यादि, चारों मापदंड देख लीजिए। और आज में
1 साल से आपको बंद करना पड़ा है, वो इंटरनेट नहीं चल रहा है, लोग डिटेंशन में हैं और आपका पर्यटन शून्य है, तो राजनीतिक क्या, सामाजिक क्या, आर्थिक क्या? ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे, जब आपने आर्थिक मंदी की आप बात कर रहे हैं, आप कोविड से पहले की भी बात कर रहे हैं और आप ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से सरकार के जो फैसले रहे उसके चलते अर्थव्यवस्था डूबी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने जो स्पीक अप कैंपेन चलाया उसमें आप सरकार से मांग कर रहे हैं मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और 7,500 रुपए अकाउंट में डालना। आप खुद कानून के ज्ञाता हैं, सरकार में बड़े पदों पर रहे हैं, क्या आपको ये फीजिबल लग रहा है तब जब सरकार इस समय बहुत मुश्किल के दौर में है? ऐसा तो नहीं कि इस समय क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं इसलिए कुछ भी मांग कीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए और जनता तक कुछ का कुछ मैसेज पहुंचाइए? मैडम, आप अपने आप अवलोकन कर लीजिए। मैं राजनीतिक उस प्रकार से बोलना, हवा में बात में विश्वास नहीं करता। मैं आपको तथ्य देता हूं 2 या 3, आप अपने प्रश्न का आप अवलोकन कर लीजिए। ठीक है। आप कोविड की बात कर रही हैं, बांग्लादेश की क्या हैसियत है आपके सामने? कुछ भी नहीं है। आप सुपर पावर, सही रूप से हमें गौरव है कि भारत सुपर पावर बनेगा, हम घोषणा करते हैं, हम लीडर होना चाहते हैं विश्व के। आपका डायरेक्ट फिस्कल इंजेक्शन कोविड के दौरान 1% से ज्यादा नहीं है। लोग कहते हैं 0.91 है, मैं 1% मान रहा हूं, आप 1.5 मान लीजिए। बांग्लादेश की 2.5% है, जापान का 20% है, अमेरिका का 10% है। तो आप अगर कोविड के वक्त ऐसा इंजेक्शन नहीं देंगे तो जब वो बीमार व्यक्ति मर जाएगा तब देंगे आप। दूसरा, आपका 80% जो इतना बड़ा घोषणा की, और मेरे को आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, एक प्रकार से ये तो फ्रॉड हो जाएगा देश के ऊपर, ऐसा घोषणा कर सकता है 20 लाख की। उसमें से 80% जो आपने मौद्रिक कहा सहायता। अब मौद्रिक सहायता का मतलब समझिए मैडम, आप खड्डे में पड़ी हुई हैं, खड्डे से निकलने के लिए आपको समर्थन चाहिए। वो समर्थन नहीं दूंगा, इंजेक्शन नहीं दूंगा, लैडर नहीं दूंगा, सीढ़ी नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर निकल आएंगी तो मैं आपको लोन दूंगा कम रियायत पे। तो खड्डे में पड़ा हुआ, एक कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति के साथ बाहर आइए, मैं लोन देने को तैयार हूं आपको। ये किस प्रकार की नीति है? और क्या आपने पूछा कि हम बोल रहे हैं, आप सिर्फ अगर 7,500 रुपए माइग्रेंट्स को देते, या आपने 2 अलग-अलग प्रश्न पूछे, मैं 1 मिनट और लूंगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा है। 30 सेकंड आप आराम से बोलिए, मैं आपको सुनने के लिए ही बैठी हूँ, आप बोलिए। सॉरी, मैंने कहा मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहता हूं। ये आपने 2 प्रश्न पूछे, 7,500 का और मनरेगा का। अब आप देखिए, 7,500 का 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले और उसके बाद 10 बार सोनिया गांधी ने लिखित दिया है। अर्थशास्त्री 3 गिन लीजिए आप। एक तो है वो अपने रघुराम राजन जी जो पहले थे गवर्नर, एक अंतर्राष्ट्रीय नोबेल लॉरिएट बैनर्जी साहब, और बाकी हमारे लोगों ने, कहीं नहीं, चंद्रमोहन जी सबने कहा है कि या तो इसका रकम लगेगी 1 लाख करोड़, जिससे कि आप सब माइग्रेंट्स को, प्रवासी श्रमिकों को कवर कर लेंगे। आप ये बताइए, जो देश सुपर पावर की बात करता है, आप देखना चाहती हैं अपने माओ को सूटकेस खींचते हुए बच्चों को रख के, वो आदमी अपने 2 पेरेंट्स को यूं लेके लकड़ी पे चलता हुआ देखता है, या 1 लाख रुपए करोड़ खर्च करने तैयार है? और अगर मैं ये बोलूं आपको कि कोविड के वक्त ऐसी आपात स्थिति काल में आप 1 लाख करोड़ नहीं करेंगे तो आप सुपर पावर क्या हुए? आप ये बटोर के रुपया कब के लिए रख रहे हैं? लेकिन आप प्रिंट करिए रुपया। सिंघवी जी, ये तो आप भी मानेंगे ना कि इस समय एक सेकंड प्लीज, आप कहते हैं विपक्ष हम आप करेंगे। अरे विपक्ष कह रहा है प्रिंट करिए रुपया, फिस्कल डेफिसिट 3.5 से 5.5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम? और आखिरी सवाल, मोदी जी का वो वाक्य, कई ऐसे वाक्य होते हैं इतिहास में जो आपको भूत प्रेत की तरह वापस आते हैं, वो हॉन्ट करने के लिए आता है हमेशा, कि मनरेगा सबसे बड़ी विफलता है यूपीए सरकार की। ये आपका कोटेड रिमार्क के प्रकाशित है। मॉन्यूमेंटल फेलियर, ये शब्द है उनके खुद के। महीने भर तो 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री बनने से आज वही बचा रहा है आपको। इसी मनरेगा ने आपको 2008 में बचाया था। और हम ये नहीं कह रहे कि 200 करो, आप 200 नहीं कर सकते, 150 दिन कर दो। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जो 100 दिन गारंटीड है वो पूरे नहीं हो रहे हैं अभी। नहीं, आपकी मनरेगा की, अभिषेक जी, जो आपकी मनरेगा की डिमांड है कि 200 दिन करो, 150 दिन करो, वो तब भी फीजिबल है, उसको पॉसिबल है इंप्लीमेंट करना। लेकिन तब जब सरकार के खजाने खाली हो, रिजर्व बैंक से उधार लेने की नौबत हो, आप खुद जानते हैं कि कोविड के चलते ही संकट और गहरा गया है, पैसा नहीं है सरकार के पास, कहां से लाए, आमदनी शून्य हो गई है, जीडीपी गिर रही है। ऐसे में 7,500 रुपए अगर आप सत्ता में होते तो क्या आप ट्रांसफर कर पाते? 100% कैसे गिर रही है? ये एक विशेष सर्कल बनाया जा रहा है।
पहली बात, जब तक आप एक इंजेक्शन इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देंगे तो जीडीपी बढ़ेगी कैसे, ये बताइए भैया। आप लोन देके जीडीपी बढ़ाएंगे? जो आदमी के पास शक्ति नहीं है लोन की, आपको मालूम है आंकड़ा, पिछले 3 महीने में आरबीआई ने 4 बार रेट कम की है कि हमारे पास डिपॉजिट नहीं करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम बाहर लेन देन करो बैंक्स को। फिर भी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, बैंक्स आरबीआई में डिपॉजिट कर रहे हैं। क्यों? बैंक को शौक है करने का क्या कम रेट पे? क्योंकि बैंक का लोन लेने को कोई आदमी तैयार नहीं है। तो आप जीडीपी के लिए जब तक इलेक्ट्रिक शॉक, फिस्कल स्टिमुलस हो, क्या होता है? वो होता है जेब में पैसा। आप 7,500 में माइग्रेंट को 1 लाख करोड़ नहीं दे सकते, आपकी क्या हैसियत है? आपने कहा कि हमारा पैसा नहीं है। पैसा मैं आपको 3 बार कह रहा हूं, 3.5% की फिस्कल डेफिसिट जिसको कहा जाता है, वो हो जाएगी 5.5%, 6%। भैया फिस्कल डेफिसिट पत्थर की लकीर थोड़ी होती है। अगर कोविड जैसे आपातकाल में नहीं करेंगे आप, तो कब करेंगे? फिस्कल डेफिसिट को तो बढ़ाना पड़ेगा ही, चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप छापिए पैसा। ठीक है। आज के समय में इन्फ्लेशन का कोई चक्कर नहीं है, आपका डिमांड नहीं है, पैसा चाहिए जेब में। ठीक है अभिषेक जी, और मनरेगा का 200 दिन छोड़ दीजिए, मनरेगा के 100 दिन पूरे नहीं हो रहे मैडम, ये तकलीफ है। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, लॉकडाउन को लेकर तमाम बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल रहा, लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी? आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मैडम, क्योंकि मैंने अभी 1 हफ्ते पहले मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। आप उसका पन्ना निकाल दीजिए, मैंने एक चार्ट दी है, लॉकडाउन नंबर 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 किस तारीख को हुए। हम कह रहे हैं एक ही सेंटेंस, अनप्लैंड लॉकडाउन, बिना सोचे समझे किया हुआ लॉकडाउन, नी जर्क लॉकडाउन, अचानक लॉकडाउन। ए, करने के वक्त, एंट्री के वक्त, और बी, उससे दूरगामी या निकलने की या बाहर लंबी सोच क्या है। इन दोनों के अभाव में लॉकडाउन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बनिस्बत फायदा कम हुआ। आप 3 आंकड़े नोट कर लीजिए, जिस लॉकडाउन की पहली तिथि और लॉकडाउन की आज 10वां दिन चल रहा है 4.0 लॉकडाउन का, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी केसेस की तब हुई है। और सिर्फ सबसे ज्यादा नहीं, विश्व में अगर बड़े देशों को ले तो ब्राजील के बाद स्थान 2 है हमारा इंक्रीज ऑफ केसेस की रेट ऑफ ग्रोथ पे, 5.1, ब्राजील में 5.7 है। अगर आप विश्व के सब देश को गिने तो हम 5वें नंबर पे। नंबर 2, आज भी टेस्टिंग सबसे न्यूनतम है। नंबर 3, रेट ऑफ ग्रोथ हर गलत पैमाने की, तो कह रही है ना कि आप टेस्टिंग बढ़ाई गई है, 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा है टेस्टिंग का। बहुत अच्छा किया है, आप सही कह रही हैं, लेकिन आपको सही आंकड़ा मालूम है? 22,000 से अब 1 लाख हो रहा है प्रतिदिन, कहते हैं वो। मैं तो बहुत शाबाशी देता हूं, लेकिन आपको जो रियल आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। प्रति मिलियन पॉपुलेशन के, टेस्टिंग का आंकड़ा होता है प्रति मिलियन पॉपुलेशन के, प्रति मिलियन पॉपुलेशन में हम विश्व के सबसे न्यूनतम स्थान पे हैं। 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति प्रति 10 लाख। आइसलैंड में है 250। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आइसलैंड बन जाइए, मैं आपको नंबर 1 और नंबर लास्ट मुझे अच्छा लग रहा है अभिषेक जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप विदेशों से खूब कंपैरिजन इंडिया का कर रहे हैं, और तस्वीरों का भी आपने जिक्र किया, अटैची के ऊपर बच्चे का आपने जिक्र किया। कैविएट दे रहा हूं। हाँ, मैं इसी पे मेरा सवाल है कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे माँ के कफन से बच्चा खेल रहा हो, चाहे ब्रीफकेस के ऊपर बच्चा सोता हुआ जा रहा हो, जो श्रमिकों की जिसे कहा जाए कि मार्मिक तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सिर्फ 6 साल के मोदी का शासन ही जिम्मेदार है, या 50-55 साल के अपने शासन को भी आप इसमें गिनेंगे, अगर गरीबों की आज ये स्थिति और वो इस तरह से सड़कों पर है? अगर आप राजनीतिक प्रश्न पूछ रही है और मेरे को दिल पे हाथ रख के कहने को बोल रही है, तो 100% मोदी शासन। ये वाला जो पहलू आपने बताया, मतलब जो आप 50-55 साल में नहीं कर पाए वो 6 साल में कर देते। क्या गरीबी कांग्रेस के शासन में नहीं थी? आपने प्रश्न पूछ लिया है, मेरा उत्तर सुनने का सब्र रखें। ठीक है। हाँ, प्रश्न गरीबी का नहीं है, प्रश्न गरीबी का बिल्कुल नहीं है। वैसे आपने गरीबी का प्रश्न पूछा तो 2004 और 14 के बीच में भारतवर्ष का सबसे बड़ा आंकड़ा 40% से 24% बिलो पॉवर्टी लाइन किया गया। सबसे बड़ी घटत गरीबी की उस 10 साल के शासनकाल में हुई है। कितने मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, ये बरगलाने वाली बात है। मैं आपको बताऊं 30 सेकंड में। ये बात है प्रवासी श्रमिकों की। प्रवासी श्रमिकों की यह हालत किसने की? मोदी जी के 4 घंटे के नोटिस वाले घोषणा में उन्होंने कहा
कि जो पॉज बटन होता है आपकी मशीन का, वो दबा देता हूं मैं, आप प्रवासी श्रमिक जहां हो वहीं रहो। उसके बाद आपने 40 या 50 दिन तक कोई वाहन नहीं दिया, अचानक एक दिन कहा कि वाहन से भेजो। उसके बाद केंद्र सरकार ने कल माना है और शुरुआत से मान रही है, मैं पेश हुआ उच्चतम न्यायालय में, कि हम 1 पैसा नहीं देंगे प्रवासी श्रमिक को, पूरा किराया भेजने वाला स्टेट या रिसीविंग स्टेट देगा। आपको मालूम है स्टेट की आर्थिक हालत क्या है, आपकी हालत नहीं, ये बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आगे बोल रहा हूं मैं। केंद्र सरकार ने आज भी माना है कि वो 1 पैसा देने को तैयार नहीं है श्रमिकों के जाने के लिए, कि इसका मतलब हुआ कि जो प्रदेश सरकारें हैं वो आंशिक रूप से कवर करती हैं श्रमिकों को, सब श्रमिकों को कवर कर ही नहीं सकती। नंबर 4, जितना करना है श्रमिकों के लिए वो प्रदेश सरकार को करना है। बस स्टैंड पे कैंप बनाना, खाना खिलाना, रखना, भेजना, एयरफेयर देना। इंडियन रेलवेज 100% चार्ज करेगी, जो आपसे टिकट चार्ज करती है और हमसे, लेकिन उसका पे करेगा प्रदेश सरकार। तो आपने मदद क्या की, केंद्र सरकार अधिकार क्षेत्र तो कोविड के दौरान खूब बढ़ा देगी, और उत्तरदायित्व जब आता है तो कहती है हमारा कुछ उत्तरदायित्व नहीं, प्रदेश सरकार का है ये। इसके लिए मौजूद कौन है जिम्मेवार? प्रवासी श्रमिकों को तो भूल ही गई मोदी सरकार। उनको याद आया तब कि जब वो बेचारे पैदल चलने शुरू हुए। और अभिषेक जी, इस वाक्य का सबसे स्थायी चित्रण जो हर व्यक्ति के हृदय में अमिट जगह रखेगा 100 वर्ष बाद भी, वो ये 2 दृश्य बोले आपने, ये दृश्य अमिट है। ये दृश्य उन लोगों के नहीं है जो हमेशा से गरीबी से मरते रहे, कालाहांडी में मरते रहे, कुछ भी कह लीजिए, आप 1900 जो काम करते थे, बिल्कुल आप 1947 के दृश्यों से इन दृश्यों की तुलना कर रहे हैं अभिषेक जी, लेकिन इन तस्वीरों के लिए जितना बीजेपी के 6 साल का शासन जिम्मेदार है ना, उससे कहीं ज्यादा 55 साल 52 साल का आपका शासन जिम्मेदार है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, आप वहां, हाँ, ये सिर्फ मोदी की नाकामी नहीं है। नहीं, आप करिए मुझे इंटरप्ट, आप मुझे इंटरप्ट करिए। ये तो गरीबी है तभी तो ये स्थिति। प्रवासी श्रमिक क्यों है? क्योंकि आप राज्य सरकारों में जब सत्ता में रहे तो आपने फैक्ट्रियां वहां पर डेवलप नहीं करी, आपने इस तरीके के साधन वहां पैदा नहीं किए जिससे कि गांव में ही रोजगार मिलता। अपनी जिम्मेदारी से इतनी आसानी से पल्ला मत झाड़िए अभिषेक जी। जब आप प्रवासी श्रमिकों की बात करेंगी, कोविड के दौरान जिनको जो काम कर रहे थे उनको अचानक लॉकडाउन किया, 1 दिन का नोटिस बिना दिए, उनको भेजने के लिए पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार उसका उत्तर है, वो सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाएगा, वो गलती है उनकी अभिषेक जी। उसका उत्तर है 70 साल का विकास का अभाव। तो वो तो पूरे देश का है। 70 साल का विकास का अभाव अगर आपको लगता है कि ये आंसर है, तो फिर कल तो मोदी जी इसका उत्तर देंगे कि हम दूरगामी प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगले 10 साल में से हटा देंगे हम, अभी कोविड में मरो आप, हमारा प्लान है 10 साल का। दूसरे की गलती निकालकर हम अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपने वाहन की बात की, मैं आगे बढ़ूंगी चर्चा में। आपने वाहन की बात करी, मोदी सरकार पूरा पैसा ले रही है। हमने भी देखा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आपने बसें खड़ी कर दी, अच्छा सराहनीय काम है, लेकिन और भी अच्छा होता अगर ये बसें आप महाराष्ट्र में खड़ी कर देते। देखिए, पहली बात, इसके लिए क्या जवाब है ये बताइए। आप बसों को छोड़िए, ये बताइए कि केंद्र सरकार 7,500 रुपए, जिसका रघुराम राजन के अनुसार 70,000 करोड़ का व्यय है और औरों के हिसाब से 1 लाख करोड़ का, माइग्रेंट्स के पॉकेट में डालने को तैयार क्यों नहीं? इसका कोई उत्तर दे दे मेरे को आज तक, तो मैं मान जाऊंगा। कोविड के दौरान 7,500 टोटल लागत सब माइग्रेंट्स को कवर करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ या 1 लाख करोड़, वो आप देने को तैयार नहीं। नंबर 1, प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलेगा। नंबर 2, आपने बसों की बात की, बसों की बात ही नहीं हो रही है। आपने अचानक 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले कहा कि ट्रेन रन करेंगी। ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे ने पूरा बिल रेस किया, प्रदेश सरकार देगी, भेजने वाली है, रिसीव करने वाली, अच्छी बात है। अभिषेक जी, मैं कह रही हूँ ना, केंद्र सरकार से गलती हो गई, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन आप जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कितना साथ सरकार का दे रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बसें खड़ी कर रहे हैं, आपने महाराष्ट्र क्यों नहीं किए? वहां तो आप सत्ता में है, सरकार का हिस्सा है। राहुल गांधी के ये कह देने से कि हम डिसीजन मेकर नहीं है, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं 3 आपको उत्तर देना चाहता हूँ। नंबर 1 जी, आज हमने कहा कि हमारा जो समर्थन का एक्ट है वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। हम न सरकार है न उत्तर प्रदेश सरकार है, हम तो समर्थन का एक द्योतक दे रहे थे कि जितना समर्थन हम कर सके। आप ये बताइए कि जो लोग पैदल चल रहे हैं रोड पे, जो लोग उत्तर प्रदेश की सीमा के पास पहुंच गए हैं, जो लोग जयपुर पहुंच गए हैं, आधा पहुंच गए रास्ता, उनके लिए अगर हमने बसें दी
जो कि हम तो खुद कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, उसका उत्तर आप ये प्रश्न मेरे से पूछ रही हैं, क्या बेहतर प्रश्न ये नहीं होगा कि उसका उत्तर ये होता है कि ये तो एम्बुलेंस है, ये तो जीप है, इसकी 20% वाहनें काम नहीं कर रही हैं, या इसको आप बॉम्बे ले जाइए लेकिन हमारे बॉर्डर के पास जो खड़े हैं लोग उनको नहीं ले जाएंगे हम। ये क्या उत्तर हुआ? सर मेरे पास समय कम है, अभिषेक जी मेरे पास समय कम है कि इसमें साइन नहीं किया है, महाराष्ट्र ने साइन नहीं किया। अरे हम तो पार्टी हैं, हम आपको एडिशनल समर्थन दे रहे हैं, उस समर्थन लेने को कभी तैयार है आप। ठीक है, मेरा बस आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, आपने अपने प्रवक्ताओं को भी भेजना शुरू कर दिया है अब डिबेट शो में। क्या ये नई रणनीति है ब्रांड मोदी से लड़ने की, या मौका मिल गया है आपको इस बार सरकार को घेरने का और इसीलिए आप सब स्पीक अप अपना कहिए जो आप हर तरह से आ रहे हैं सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 महीने का समय मैं मान सकता हूं, लगभग मई के अंत से जुलाई तक। उसके अलावा हम वैसे ही हैं जैसे थे, हम तब भी भेजते थे, सिवाय 1-2 विशेष गोदी चैनल्स कह लीजिए, या जो चैनल्स को हमारे साथ विशेष प्यार है उनको छोड़कर हम पहले भी भेजते थे, अब भी भेजते हैं। ठीक है। और हम हर मुद्दे पे, देखिए घेरने का जो शब्द आप इस्तेमाल करती है वो मुद्दे वाइज होता है। जब मुद्दा अराइज करता है तभी हम ऐसे घेरने को चौक नहीं रखते घेर के बैठ जाए। तो मुद्दे जब आते हैं और ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, आज मैं अंत करूंगा अपनी बात कह के कि इतिहास में जो स्थायी चित्रण रहेगा, अमिट रहेगा आपके मेरे हृदय में, वो इन प्रवासी श्रमिकों की जो बुरी हालत हुई है वो कभी। और मैं फिर एक बार कहूंगी, ये जो चित्र याद रहेगा देश को, उसके लिए देश आपको भी उतना ही जिम्मेदार मानेगा जितना कि मोदी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की।